guys, welcome back to the channel, and in today's video lecture we are going to start our series on advent of Europeans and उनका जुडिशियल स्ट्रक्चर हम देखेंगे। इंडिया पे जब वो आए थे वो सारी लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को कंबाइन करके हम देखेंगे, यानी कि हम एग्जीक्यूटिव थिंग्स भी देखेंगे और हम जुडिशियल थिंग्स भी देखेंगे। जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे। इफ़ यू आर preparing for your UPSC examinations as well as if you are preparing for any judicial examinations, so ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जो छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे SSC है और ऐसे तमाम सारी एग्ज़ाम्स, वन डे एग्ज़ाम्स जिसमें सीधा एक पेपर एंड देन डायरेक्ट सिलेक्शन, तो वाली चीज़ के लिए तो आप इसे देख ही सकते हैं, प्रेफर कर ही सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। एडवेंट ऑफ यूरोपियन। सो आई होप मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब तो पता होगा कि कौन से चार्टर के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है। अगर नहीं पता तो चलो कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। चार्टर ऑफ 1600। अब देखिए ये एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की बात चल रही है, तो हम बेसिकली 4 कंट्रीज़ के बारे में बात करते हैं। और वो 4 कंट्रीज़ कौन कौन सी है सीरीज़ वाइज देखेंगे। और वो 4 कंट्रीज़ हैं, पहली तो है पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल का जो एक सेलर होता है वास्को दी गामा 1498 में इंडिया की तरफ अपना रुख मोड़ता है और इंडिया की जो कोस्ट है कैलिकट वहाँ पर पहुँच जाता है। वहाँ पे जो है एक इंडियन राजा होता है, नवाब होता है, उस एरिया को रूल कर रहा होता है, जैमोरिन। सो इसके पास ये पहुँच जाता है पुर्तगाली जो ये पीपल है वास्को दी गामा। सो इस हिसाब से जो है ये पुर्तगाल जो है फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बन जाती है टू अराइव इन इंडिया। सो जैसे ही वास्को दी गामा इंडिया पहुंचता है 1498 में, जैमोरिन उसको हार्टेडली वेलकम करता है, क्योंकि वो पुर्तगाल का जो राजा होता है उसका भेजा हुआ एक दूत होता है, आप ये समझ लीजिए। सो उसको जो है अच्छे से काफ़ी वेलकम करता है और उसको रहने की इजाज़त यहाँ पर दे देता है। अब इजाज़त मिल जाती है तो उसके बाद वो और भी पुर्तगाल से जो लोग आते हैं वहाँ पे आके बसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक अच्छी लैंड होती है। इंडियन कॉन्टिनेंट आपको पता है काफ़ी फेमस है हर चीज़ के लिए। मिर्च, मसाला, कॉटन वगैरह यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो इस सब चीज़ को लेके यहाँ पे जो है पहली यूरोपियन कंट्री जो है आके बस जाती है। तो ये जो मैंने आपको बताया था चार्टर ऑफ 1600, ये अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे जब हम एडवेंट ऑफ ब्रिटिशर्स देखेंगे। अभी तो कौन सी यूरोपियन कंट्री आई है, पुर्तगाल यूरोपियन कंट्री आई है। तो पुर्तगाल के बाद आती है डच और उसके बाद 3rd नंबर ब्रिटिश और 4th नंबर जो है वो होता है फ्रांस का। ठीक है, तो जानेंगे हर एक यूरोपियन कंट्री की डिटेल में। ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में देखते हैं। तो पुर्तगाल का सबसे पहला पर्सन कौन है इंडिया में आने वाला? जाहिर सी बात है वास्को दी गामा कब आता है 1498 में। कौन यहाँ पे उस समय कैलिकट का राजा होता है? जैमोरिन। और जो है स्पेसिफिकली मैं बताऊं कि धीरे धीरे इन पुर्तगालियों और जो यहाँ का राजा होता है जैमोरिन, इनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब ये जो है इनके बीच में ऐसी कुछ घटना रही होगी जिसके बीच में इनके बीच में एक बैटल भी होती है। बैटल मतलब कि युद्ध। अब जैसे ही जैमोरिन के पास वास्को दी गामा आता है तो इसको जो है ट्रेड करने की अनुमति जैमोरिन से मिल जाती है, क्योंकि जैमोरिन वहाँ का राजा होता है। आपको ध्यान में कौन कौन सी चीजें रखनी है? एक तो किंग का नाम, दूसरा आपको कि कौन सी जगह पे जो आया था, कौन आया था, पहली बात वो आपको जानना है, वास्को दी गामा। तो ये पूछा जाता है कि पहला यूरोपियन कौन था भारत आने वाला, तो वो था वास्को दी गामा। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। कब आया था? 1498 में आया था। डेट अगर मोर स्पेसिफिकली पूछे तो 12 अप्रैल को आया था। ठीक है, और वैसे भी डेट ज़्यादा क्रूशियल तो होती नहीं, कहीं पे 22 होगा कहीं पे 12 होगा, इट डजंट मैटर। सो इस हिसाब से हम क्या देखेंगे कि पुर्तगीज जो हैं, पोर्चुगीज वर फर्स्ट यूरोपियन सेटलर्स, या फिर आप बोलते हैं फर्स्ट यूरोपियन नेशनलिस्ट हु सेटल्ड या सेटलर्स हु सेटल डाउन इन इंडिया एज ट्रेडर्स। ठीक है, ट्रेड के व्यापारियों के रूप में यहाँ पर आए थे भारत पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और फिर बढ़ते बढ़ते जो है ये तो नहीं, पुर्तगाली तो नहीं, लेकिन जो अंग्रेज होते हैं ब्रिटिशर्स, ये जो है अपना पॉलिटिकल पावर यहाँ पे स्टैब्लिश कर लेते हैं। जैसे ये पुर्तगाली लोग यहाँ पे पहुँचते हैं 1498 के बाद, तो अपने धीरे धीरे ट्रेड करने की अनुमति तो जैमोरिन से मिल जाती है और अपने जो है ट्रेडिंग पोस्ट ये खोलना शुरू कर देते हैं इंडिया पर। 1498 में ये अपनी कहानी शुरू करते हैं एज ए ट्रेडर, और धीरे धीरे समय के साथ विद द पेस ऑफ टाइम ये जो है 3 अपनी ट्रेडिंग पोस्ट खोल देते हैं। पहला कैलिकट पे, फिर दूसरा कोचिन पे और तीसरा कैन्नौर पे। अगर आप इसको मैप पर देखेंगे लोकेशन,
तो ये जैसे मान लीजिए साउथ इंडिया ये है, ठीक है, और यहाँ पे जो है आज का केरला इस्टेब्लिश है, ठीक है, इतने वाले पोर्शन पे। और इसमें जो अगर केरला इस्टेब्लिश है तो यहाँ पे आपको बीच में दिखेगा कैलीकट, जिसे कुछ आजकल कोजलीकट ऐसे करके बोला जाता है। और जो है आपका कोचिन और कन्नौर आपको यहाँ नॉर्थ में दिखेगा इसके, और जो कोचिन है यहाँ पे साउथ में दिखेगा, यानी कि जो बीच में है, बीच वाली जगह पे केरला के यहाँ पर आते हैं ये, ठीक है, इतना आप समझ लीजिए। तो ये बीच वाली जगह कौन सी है, ये कैलीकट है, ये वाली, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कोचिन कहाँ पर है, कोचिन ये नीचे है एक्सट्रीम इसके साउथ पे, और कन्नौर कहाँ है, यहाँ नॉर्थ पे है, आज की केरला की अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जो है टाइम पीरियड आता है 1505 का, यानी कि 7 साल बीत जाते हैं, और इन पे यहाँ पे पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर है, सभी एक बार से ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा पुर्तगाली लैंग्वेज है, ये स्पेलिंग लिखी हुई है मैंने यहाँ पे, फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा। ये जो है पहला गवर्नर बनता है पुर्तगालियों का। आप गवर्नर कह लीजिए या आप वाइस रॉय कह लीजिए, आपको जो सूटेबल लगे आप वो कह लीजिए, वाइस रॉय या एदर आप बोल लीजिए इसको गवर्नर। बात चल रही है पुर्तगालियों की, तो कहाँ का है, पुर्तगाल का, ठीक है। ये जो है वनडे एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं कि पहला गवर्नर कौन था पुर्तगालियों का, था फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा। और ये कब गवर्नर बना था, 1505 में, ठीक है। अब जो है 1509 आते आते इसी गवर्नर यानी कि फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा और जो जैमोरिन राजा होता है, इनके बीच में झड़प हो जाती है। और ये क्या करता है कि फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा जैमोरिन की एक शिप फ्लीट होती है ना, जहाजी बेड़ा, इस पे अटैक कर देता है, इसे लूट लेता है। और ये चीज़ जो बात पता चलती है पुर्तगाल के राजा को, तो वो चीज़ ये बोलता है, इसकी सख्त जो है आलोचना करता है फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा, और इसको हटा देता है। 1509 में दूसरा गवर्नर आ जाता है। दूसरा गवर्नर कौन होता है, आई होप अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सबको अच्छे से पता होगा, एल्बुकर्क। तो एल्बुकर्क जो है 1509 में आता है, और इसका टाइम पीरियड है 1509 से लेके 1515 तक यहाँ पर गवर्नर रहता है पुर्तगालियों का। जैसे ही ये जो है फ्रांसिस्को दे अल्मेइदा के बाद एल्बुकर्क आता है 1509 में, तो ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी जो समुद्री पावर है यानी कि सी पावर है, अपनी जहाज वगैरह, अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करने में जुट जाते हैं। और इसी एवज पे ये क्या करते हैं, इंडिया कोस्ट लाइन के वेस्टर्न कोस्ट साइड के बहुत सारी जो आज की सिटीज़ है, बहुत सारे जो आज के प्लेसेस हैं, उन पे जो कब्जा जमा लेते हैं। क्योंकि अगर आज भी आप गोवा जाओगे तो आपको पुर्तगालियों की जो है बहुत सारी निशानें वहाँ पर दिखेंगी। साउथ गोवा में बहुत सारे चर्चेस वगैरह हैं जो कि पुर्तगालियों के ही हैं। कौन सी जगह पे कैप्चर कौन सी जगह जो है अपना राज कायम कर देते हैं, 1509 के बाद ये करते हैं। पहले तो गोवा, दमन, दीव, ठीक है, ये तमाम जगहों पे ये अपना यहाँ पर कॉलोनीज वगैरह इस्टेब्लिश करने शुरू कर देते हैं। सालसेट, ठीक है, ये सारी जगह हैं साउथ इंडिया पे, आप जाएंगे तो आपको अच्छे से मिल जाएगी, कभी आप विजिट करें। इतना ही नहीं, बसेन पे भी अपना गेन कंट्रोल कर लेते हैं, बसेन, चौल, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे आज का जो मुंबई है वहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तो जो है वेस्टर्न कोस्ट में होते हैं इंडिया के, ठीक है। जैसे ये है तो इस वाली साइड पे जो है ये सारी जगह कैप्चर कर लेते हैं। अब मद्रास जो है, चेन्नई आज का आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, तो यहाँ पे कौन सी जगह कैप्चर करते हैं, मतलब ये जो चेन्नई बेसिकली यहाँ पर है ना तमिलनाडु में, तो उसको बोला जाता था पहले सैनथोम। तो इस वाली जगह को जो है ये कैप्चर कर लेते हैं यहाँ पे अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात आएगी तो, और इसको मद्रास कोस्ट बोला जाता था। और यहीं पे अगर हम बंगाल कोस्ट की बात करें तो ये जो पूरा वाला पोर्शन हुआ करता था, बंगाल हुआ करता था उस समय, आजकल का बिहार, उड़ीसा, ये सब ना, और इवन ये बांग्लादेश वाला सारा पोर्शन। और यहीं पर जो बंगाल कोस्ट में हुगली रिवर बहती है, उसके आसपास का ये एरिया जो है ये भी कब्जा लेते हैं पुर्तगाली लोग। तो आप लिखेंगे सैनथोम ऑन ईस्टर्न कोस्ट या फिर मद्रास कोस्ट, एंड द एरिया ऑफ हुगली विच इज इन बंगाल कोस्ट। सो ये बंगाल कोस्ट पे, ये मद्रास कोस्ट पे, और ये तमाम जगहें वेस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। ये मद्रास कोस्ट, ये बंगाल कोस्ट, और ये सारी तमाम जगहें जो है वेस्टर्न कोस्ट पर। और यहाँ पे अपने अपने ट्रेडिंग पॉइंट इस्टेब्लिश करने के बाद ये जो है काफ़ी अमाउंट में
बहुत सारा बेनिफिट उठाते हैं ट्रेड करने के बाद। ट्रेड करने से इनको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे अदर यूरोपियन कंट्रीज़ भी देख रही होती है, जैसे फ्रांस वाले देख रहे होते हैं, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन वाले देख रहे होते हैं, तो इनसे अभी रहा नहीं जाता। तो गाइज हमने अभी तक क्या देखा कि जैमोरिन जो यहाँ पे राजा हुआ करता था, उसको जो है उसकी पावर को कैसे कमज़ोर कर दिया जाता है, उसकी जो रूट्स होती हैं उनको कैसे जो है वीक कर दिया जाता है, और पुर्तगाली लोग जो है अपना कब्जा यहाँ पे एंटायर वेस्टर्न कोस्ट पे जमा लेते हैं। मद्रास कोस्ट पे भी जो हिस्सा है वहाँ पे सेंट थॉमस पे जमा लेते हैं, और बंगाल पे जो हुगली कोस्ट है, बंगाल कोस्ट पे जो हुगली है, हुगली रिवर के आसपास भी जो है अपना ट्रेडिंग पोस्ट खोलना शुरू कर देते हैं। सो गाइस अब बात करते हैं ब्रिटेन की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सेकंड पावर थी डच, जिसे हम नेदरलैंड भी बोलते हैं। सो डच जो है 1602 में भारत आती है, और देखने वाली बात, समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि 1600 में जो है ब्रिटिशर्स भारत में आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं है गाइस। सेकंड कंपनी डच होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सारा नाम लग जाएगा कंट्रीज़ का सामने से। सो 1602 में जो है डच आती है, और 1608 में ब्रिटिशर्स इंडिया में पहुंचते हैं। हालांकि चार्टर जो है मैंने अभी जैसे आपको डिस्कस किया था, चार्टर 1600 में इश्यू हो जाता है क्वीन एलिजाबेथ से, ठीक है, तो वो चीज़ अलग है। सो ये सारी चीज़ें 1602 में डच कंट्री आ जाती है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और वैसे भी इनका कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जो थर्ड यूरोपियन कंट्री है वो है ब्रिटिशर्स, तो आइए उसके बारे में जानते हैं। वो जो थर्ड है वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शॉर्ट में मैं अगले बार से जो है इसे लिखने वाला हूँ EIC, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या लिखूँगा, EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। और बेसिकली हम इंडिया में इसी के बारे में बात करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ये कहाँ की होती है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन की होती है। तो इससे पहले ये भी जान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि 1498 में जो है पुर्तगाली आ जाते हैं यहाँ पर, पोर्तुगीज़ हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हो जाती है, लेकिन ये जो है सिर्फ ट्रेड करने के रोल से आती है, इसका ऐसा कोई पॉलिटिकल गेन यहाँ पर नहीं होता। ये हो गई कौन सी, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये जो मैं अभी बात कर रहा हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो मैं आपको बता रहा था पीछे कि ये जो चार्टर ऑफ 1600 है, तो आइए अब इस पे आते हैं। सो सबसे पहले जानेंगे इस चार्टर ऑफ 1600 के बारे में। तो कौन सा जो ब्रिटिश, क्योंकि ब्रिटेन की बात चल रही है, तो कौन से ब्रिटेन के राजा या रानी थी, तो ब्रिटेन की रानी थी उस समय एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसने ये चार्टर इश्यू किया था, ठीक है। अगर आपको पता है एलिजाबेथ फर्स्ट कौन थी, कहाँ से आई थी, तो ये जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं डाल रहा हूँ ट्यूडर हिस्ट्री एंड स्टोरी ऑफ ट्यूडर किंग्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, तो वो सब आप वीडियोस देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने भी 2-3 पार्ट मैंने बनाए हैं, तो आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि एलिजाबेथ फर्स्ट कहाँ से आई, आखिर कौन थी, ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं। इस चार्टर ऑफ 1600 को शुरू करने से पहले हम ये चीज़ जान लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए कुछ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे, यानी कि व्यापारी लोग थे, आपस में वो डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो है ज़्यादा मुनाफा चाहिए, हम कौन सी कंट्री जाएं, ये वो। तो उन्होंने ये आपस में डिसाइड किया, उनको ये पता चला कि बगल में जो पुर्तगाली लोग हैं, ये लोग तो गए हुए इंडिया, और जो इनको काफ़ी गेन हो रहा है, काफ़ी जो है मुनाफा कमा रहे हैं, 100 की चीज़ 500 में बेच रहे हैं, या फिर 100 की चीज़ 1000-10,000 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये वाली जो चीज़ है, उस समय इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यानी कि बर्ड ऑफ गोल्ड, तो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे जो है इंडिया काफ़ी प्रॉस्पर लैंड हुआ करता था। तो आइए समझते हैं चार्टर ऑफ 1600। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन होता है चार्टर ऑफ 1600 से, ठीक है, चार्टर ऑफ 1600 से। और ये जो चार्टर जो वर्ड है, ये कुछ नहीं होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर होता है। क्या होता है ऑफिशियल ऑर्डर, जो कि ग्रांट किया जाता है वहाँ के पीपल को, वहाँ के जो राजा या रानियाँ, जो भी वहाँ के हेड है, हेड ऑफ द स्टेट, उसके द्वारा इश्यू किया जाता है। तो है यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन था ब्रिटेन में, वो थी क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो यहाँ पे उस समय रानी हुआ करती थी इंग्लैंड की, तो उसने एक चार्टर ग्रांट किया कुछ लोगों को, और वो लोग कौन थे, वो लोग थे ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स, यानी कि व्यापारियों का एक समूह, ठीक है। कुछ लोग थे जो कि व्यापार करना चाहते थे इंडिया से,
जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे ये 10-12 लोग हैं या 10-12 या 22-23 लोग हैं, ठीक है। इन लोग के बीच में आपस में डिस्कशन होता है और ये जो वहाँ की रानी से अनुमति लेते हैं। और इसका जो चेयरपर्सन होता है, जो इनको हेड करता है, जिसकी निगरानी में ये कंपनी बनाई जाती है, कंपनी का नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। और अगर ऑफिशियल नेम मैं आपको बताऊं तो इसका ऑफिशियल नेम है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन। तो ये इस कंपनी का ऑफिशियल नेम था। क्यों? ये लंदन जो प्लेस है इंग्लैंड में, वहां पे जो कुछ मर्चेंट्स आपस में ऐसा विचार बनाते हैं कि हमें ट्रेड करना है। ऐसे समझ लीजिए 1600 में दिन है 31 दिसंबर 1600। तो उस दिन जो है इनको ऑफिशियली रूप से इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन ग्रांट हो जाती है। और यहीं से जो है चमत्कार हो जाता है शुरू। इंडिया के बुरे दिन शुरू और अच्छे दिन इंग्लैंड के आने वाले हैं। और इस कंपनी को, जो ये लंदन में कंपनी फॉर्म होती है, इसका हेड कौन होता है? यहाँ पे लंदन का जो मेयर होता है, लॉर्ड मेयर, ठीक है, वो होता है सर विलियम राइडर। इसको राइडर को रिथर भी बोलते हैं, सर विलियम रिथर। तो ये जो है वहां का मेयर होता है। और आपको पता है कि मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी सिटी। मेयर इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ एनी सिटी। फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, किसी भी शहर का जो फर्स्ट सिटीजन माना जाता है वो मेयर को माना जाता है। सो यहां का मेयर कौन होता है लंदन का? 1600 पे लंदन का मेयर होता है मेयर ऑफ लंदन सर विलियम राइडर रिथर, या सर विलियम राइडर या फिर सर विलियम रिथर, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। इसके प्रेजेंस में कुछ मर्चेंट्स होते हैं जो आपस में एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। उस ग्रुप का नाम होता है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज ये भी है, लेकिन बेसिकली यही वाला नाम जो है कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग खाली इतना, और ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं कहीं पर ऐसे भी आ जाता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि देश का पहला सिटीजन कौन होता है, तो वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। तो आप ये समझ लीजिए कि मेयर भी जो है हमारा एक प्रेसिडेंट होता है हमारी सिटी का। तो ये समझ लीजिए ऐसे करके। मेरी सिटी पर, हल्द्वानी पर, जो हल्द्वानी का मेयर है वो जोगिंदर पाल रौतेला, जो कि बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो आपके शहर में कौन मेयर है, आप नीचे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। ओके, अब ये जो चार्टर था 1600 का, इसके तहत क्वीन एलिजाबेथ ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि जो तुम है कहीं भी ट्रेड कर सकते हो इन एरिया में, ठीक है। और वो एरियाज कौन कौन सी थी? पहली तो एशिया जो कंटिनेंट आप देख रहे हो, एशिया, अफ्रीका एंड अमेरिका। तो अमेरिका तो आपको पता ही है कि पूरी कॉलोनी बना लेते हैं यहाँ पे, अफ्रीका में भी कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं। एशिया के जो बेसिकली इंपॉर्टेंट हम बात करें, इंडिया, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, यहाँ पे भी जो अपनी अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश करते हैं, यहाँ पे भी ये लोग जाते हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कंटेक्स्ट में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। अब जो है फॉर्मेशन हो गई है ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में। 31 दिसंबर 1600 को ऑफिशियली जो है इनको परमिशन मिल जाती है, चार्टर प्रोवाइड हो जाता है क्वीन एलिजाबेथ से। और इस कंपनी की जो वैलिडिटी होती है, यानी कि टाइम पीरियड जो है 15 साल के लिए होता है इनिशियली, यानी कि 1615 तक आते आते इनको जो है दोबारा रिन्यूअल या दोबारा परमिशन लेनी पड़ेगी। देखिए अल्टीमेटली अगर कहीं जो है, अगर मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ पे जो है कुछ ट्रेड या व्यापार कर रहा हूँ, तो इससे जो है हमारी जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट को तो प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि टैक्स के रूप में मैं टैक्स वगैरह भी भरूंगा। तो ये चीज़ जो है वहाँ पे भी हुई थी और 15 साल के लिए इनको ऐसे परमिशन मिली गई थी। लेकिन जो है एक शर्त रखी गई थी कि ये कंपनी को पहले ही वाउंड अप कर सकते हैं अगर कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखाएगी, यानी कि ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को नहीं हो रहा होगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमाएगी तो हम जो है उससे पहले भी कंपनी को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि फिनिश कर सकते हैं। अगर दुकान नहीं चलेगी तो दुकान बंद कर देंगे। और ये चार्टर का फ़ायदा ये भी था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई थी उनको ये भी था कि लंदन या इंग्लैंड की कोई दूसरा जो ब्रिटिश पावर जो है, ब्रिटिश कंपनी वहाँ पे जाके ट्रेड नहीं कर सकती, उनको ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। और अगर ऐसा कोई पर्सन पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट ऑप्शंस लिए जाएंगे।
तो इससे क्या होगा कि इससे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो फॉर्म हुई है 1600 में, उसकी एक मोनोपोली बनी रहेगी, एकाधिकार, ठीक है, कोई दूसरा आके ताकि वहां पे उनसे कंपटीशन ना कर पाए। यूरोपियन कंट्रीज करती हैं, लेकिन कोई ब्रिटिश कंपनी आके नहीं कर पाती, उनको कोई ऐसी पावर नहीं होती। आई होप आप सबको समझ आ रहा होगा। तो चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी में कौन कौन लोग थे, कितने लोग थे, कैसे ये कंपनी बनी थी, तो इस चीज को देखेंगे इस पे। तो मान लीजिए जितने भी मेंबर्स वहाँ पे, जितने भी ट्रेडर्स थे, जितने भी मर्चेंट्स थे, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को कहा जाने लगा जनरल कोर्ट। इस चीज़ को ध्यान में रखिए, यही जो है आगे चल के बहुत बड़ी अथॉरिटी बन जाती है इंडिया के लिए। जनरल कोर्ट, COURT, ये जनरल कोर्ट हो गई। और इस जनरल कोर्ट के बहुत सारे मेंबर, जितने भी मर्चेंट्स है, इसी के मेंबर्स हो गए। अब ये लोग यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि इंडिया में जो हमारी कंपनी गई है इसमें कितने मेंबर्स होंगे। और ये जो जनरल कोर्ट के लोग होते थे, ये जो कंस्टिट्यूट करते थे किसको, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को। तो ये जो है जनरल कोर्ट वाले जो मेंबर्स होते थे, सारे मेंबर्स यानी कि जितने भी मर्चेंट्स थे, ये डिसाइड करते थे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने मेंबर्स रहेंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स, और इनका कौन प्रेसिडेंट रहेगा और इनका क्या टेन्योर रहेगा। मेंबर्स, इनका प्रेसिडेंट और इनका टेन्योर, ठीक है। तो ये जो किसकी देन थी, ये जनरल कोर्ट की देन थी, तो ऐसा समझ लीजिए। अब ये तय किया गया कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है, मान लीजिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है सर्कल वाली, ये स्क्वायर वाली जनरल कोर्ट है, तो इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 मेंबर्स होंगे, ओके, और एक इनका गवर्नर भी होगा। ये बेसिकली 24 डायरेक्टर्स कुछ नहीं है, 24 मेंबर्स ही थे, इन्हीं में से जो है भेजे गए थे यहाँ पर, ठीक है, इन्हीं में से कंसिस्ट किए गए थे 24 मेंबर्स प्लस 1 गवर्नर। तो देखिए फर्स्ट टाइम गवर्नर शब्द का यूज हो रहा है इंडिया में। अभी तक जो है कोई गवर्नर जैसी चीज नहीं है, नवाब हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, बट ये गवर्नर वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था। आपने अभी तक देखा कि एक जनरल कोर्ट बनी, जनरल कोर्ट जो है सारे जितने भी मर्चेंट्स थे जो व्यापार करना चाहते थे, उन्हीं में से सारे मेंबर्स उसमें इंक्लूड थे। अब इस जनरल कोर्ट को ये डिसाइड करना था कि एक हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनानी है जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में जाके रूल कर रही है, जो मतलब रूल नहीं कर रही, मतलब जो भारत में जाके ट्रेड कर रही है, तो उसके लिए कुछ जो है पर्सन्स हमें इलेक्ट करने पड़ेंगे जो वहाँ का पूरा काम संभालेगी, यानी कि ऑफिस पर्सन्स आप शायद से कह सकते हैं। तो इसको जो है डायरेक्टर्स बोला गया। तो इस जनरल कोर्ट ने एक जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसमें 24 मेंबर्स हुआ करते थे और एक उनका हेड हुआ करता था जिसे गवर्नर बोलते हैं। हमने क्या देखा इस चार्टर के थ्रू, चार्टर ऑफ 1600 के तहत जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड जनरल कोर्ट, ठीक है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, काफी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। सो इन दो बॉडीज का ऑर्गेनाइजेशन कहां से हुआ, इस चार्टर से हुआ, चार्टर ऑफ 1600 से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। तो अभी तक हमने दो चीज देखी। पहला तो हमने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो चार्टर था 1600 का, उसका हमने देखा क्या कि वो क्या था, कैसे था, किसने इश्यू किया था। तो ये चीज था चार्टर ऑफ 1600 के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। दूसरी चीज हमने देखी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंपनी में जो है दो ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जनरल कोर्ट। और तीसरी चीज हम देखेंगे अब लेजिस्लेटिव पावर ऑफ दिस कंपनी। सो इसी चार्टर ऑफ 1600 के तहत हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप आप सबको क्लियरली समझ में आ रहा होगा लेजिस्लेटिव पावर ऑफ EIC, ठीक है। अब मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि EIC क्या है। आई होप कि आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। सो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सो भाई अब जो है इन्होंने कंपनी तो ऑर्गेनाइज कर दी है, उस कंपनी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस भी बनाएंगी। तो ये जो है लेजिस्लेटिव पावर किसको दी गई, जनरल कोर्ट को। जनरल कोर्ट को बोला गया कि जो है तुम ऑर्डिनेंसेस बना सकते हो, ऑर्डिनेंसेस हो गया, या फिर जनरल लॉज जो होते हैं जिससे हम कहते हैं बाय लॉज, तो ये बनाओगे। और ये जो है किसके लिए होंगे, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है फॉलो करेंगे इनको। और वो भला क्यों फॉलो करेंगे, फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ कंपनी, ठीक है। भाई कंपनी खोली है तो फायदा तभी तो होगा जब वो तरीके से काम करेंगे, है ना। गवर्नेंस ऑफ कंपनी, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड इट्स सर्वेंट्स, इसमें जो है इसके मेंबर्स भी होंगे ना, जो इसमें काम कर रहे होंगे, सर्व कर रहे होंगे इस कंपनी को, ठीक है।
तो इनके लिए जो है लॉज और रेगुलेशंस बनाए गए थे। और इससे क्या होगा, इससे जो है जो भी ट्रेड हो रहा होगा वो प्रमोट होगा, ठीक है। जो ट्रैफिक होगा, ट्रैफिक वगैरह जो है सब में प्रमोशन होगा, यानी कि प्रमोट होगा ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है। तो समझ रहे हैं ना आप, ट्रेड का मतलब तो व्यापार हो गया, व्यापार में उन्नति होगी, ट्रैफिक मतलब जो है ज़्यादा लोगों को ये बात पता चलेगी कि ट्रेड कर रहे हैं और हमारा जो व्यापार ज़्यादा अच्छे से स्प्रेड होगा, तो इसे बोलते हैं ट्रैफिक। और यहीं पर जनरल कोर्ट को इतनी पावर भी दी गई कि अगर कोई भी वायलेशन करता है, यहाँ पे जो लॉज वगैरह हम बना रहे हैं उसका कोई भी वायलेशन करता है तो उसको आप लोग पनिश भी कर सकते हैं, पनिशमेंट ऑन वायलेशन ऑफ लॉज। तो ये वाली चीज़ है, पनिशमेंट ऑन वायलेशन ऑफ लॉज। पनिशमेंट कैसी दी जाएगी, फाइन और इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, इम्प्रिजनमेंट, आर्थिक दंड या फिर कठोर कारावास। और इसके पीछे इनका सिर्फ एक ही मतलब था, और वो ये था कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी हो। वो कैसे होगी, अगर जो वहाँ के सर्वेंट्स हैं उनमें डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, मेंटेन डिसिप्लिन अमॉन्ग्स सर्वेंट्स, ओके। अगर डिसिप्लिन सही रहेगा तो कोई लॉ और कानून तोड़ेगा ही नहीं और जो है कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि चार्टर ऑफ 1600 ने लेजिस्लेटिव पावर जो है कन्फर की, किस में, इस जनरल कोर्ट में। यानी कि आप कह सकते हैं कंपनी के लिए जो है कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स बनाई गई। एक चीज बात यहाँ पर ये ध्यान देने वाली है कि अभी तक जो है इनको सिर्फ ट्रेड के पर्पज से ये लेजिस्लेटिव पावर यहाँ पे सौंपी गई थी, ना कि जो है तुम हमारी इंडियन टेरिटरी पे उसको कब्जा कर लो, है ना। So we can say कि those legislative powers which were conferred upon company to regulate its own trade but not to govern in our Indian territory। हालांकि ये चार्टर है 1600 का, ये काफ़ी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में, क्योंकि यहीं से जो है हम देखेंगे हमारी जो एंग्लो इंडियन कोर्ट्स हैं, आईपीसी वगैरह, ये सब जो है इसी की जो है देन है और यहीं से जो है जम आउट हुए, यहीं से डेवलप हुए हैं। सो चलिए जल्दी से अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। सो ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी क्या होएगा। अब इस ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो ये था कि टू प्रमोट ब्रिटिश ट्रेड एंड कॉमर्स इन एशिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था, ना ही सिर्फ एशिया में बल्कि अमेरिका में, अफ्रीका में, तो इन तमाम जगहों पे जो है अपने जो है ट्रेड और कॉमर्स को प्रमोट करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो है बेनिफिट कमाना और ज़्यादा से ज़्यादा रिच बनना। अब इनिशियली इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसका इनिशियली ऑब्जेक्ट ये था कि प्रमोट ब्रिटिश ट्रेड एंड कॉमर्स इन एशिया, अमेरिका, अफ्रीका एंड टू रेगुलेट्स इट्स बिजनेस, अपने बिजनेस को रेगुलेट करना by regulating the conduct of its servants, ठीक है, the regulating the conduct of its servants। जो कंपनी के सर्वेंट होंगे उन पे अगर ये कंडक्ट रेगुलेट करती रहेगी तो ये तरीके से काम करेंगे और बिजनेस जो है प्रॉपर होएगा, प्रॉपर बेनिफिट रहेगा, है ना। अब इनिशियली तो इनका ये था ऑब्जेक्टिव, अब लेकिन इन्होंने ग्रेजुअली क्या कर दिया, धीरे धीरे इन्होंने इंडियन टेरिटरीज को सीट करना शुरू कर दिया। सीट, CEETE वाला सीट, यानी कि इन्होंने इंडियन टेरिटरीज को कैप्चर करना शुरू कर दिया। क्यों, क्योंकि इन्हें अल्टीमेटली बेनिफिशियल होगा ना, टेरिटरी सीट कर लेंगे, वहाँ पे खुल के जो है व्यापार कर सकेंगे, किसी की ना रोक ना टोक। तो ये वाली चीज़ है, ग्रेजुअली कंपनी एक्वायर्ड इंडियन टेरिटरी विच अल्टीमेटली प्रूव्ड बेनिफिशियल फ्रॉम कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे। आपने देखा ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी में ये था कि पहली बात तो ये कि जितना भी जो इलीगल व्यापार हो रहा होगा टेरिटरी के अंदर, ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के अलावा अगर कोई यहाँ पे व्यापार करने की कोशिश कर रहा होगा तो उन पे जो है प्रोविजंस, जो उन पे प्रतिबंध लगाया जाएगा, उनके लिए स्पेशल लॉज बनाए जाएंगे और उनको वहाँ से पनिश किया जाएगा। पहली बात तो ये, और दूसरी बात वही कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट करने के लिए ये क्या करेंगे, अपने जो सर्वेंट्स है कंपनी के उन पे कंट्रोल करेंगे, उन पे भी रूल्स और रेगुलेशंस लगाएंगे। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव यही था, इस चार्टर का ऑब्जेक्टिव यही था कि मोर गेन, ज़्यादा से ज़्यादा गेन फॉर द पर्पस ऑफ, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ट्रेड व्यापार जो है ज़्यादा अच्छे से हो और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो
और जिससे हमारा जो है देश यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन काफ़ी अमीर बन जाए। लेकिन ये सब हो नहीं पाया अल्टीमेटली। क्यों? क्योंकि जो इलीगल ट्रेड ज़्यादा होने लगा था, यानी कंपनी के जो खुद के सर्वेंट थे ना, वो पैसा वहां ना पहुंचा के अपने आप को ही जो है रिच बनाने में तुल गए थे। यानी कि जो प्राइवेट ट्रेड था जो कि इलीगल था, जो कि नॉन मेंबर्स ऑफ द कंपनी यानी कि जो कंपनी के मेंबर्स भी नहीं थे, वो भी आके यहाँ पे व्यापार कर रहे थे और जो है यहाँ से चीजें लेके इंग्लैंड वगैरह जा रहे थे। तो ये चीज जो बंद करवाने के लिए चार्टर ऑफ 1600 इनफ नहीं था। सो ऐसे सर्कमस्टेंसेस ने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने 1601 में एक और चार्टर दिया। और ये सब इन्होंने सोचा क्योंकि 1608 से पहले तो कंपनी आई नहीं थी, अभी जो है 1601 ही चल रहा है। 1601 में एक और चार्टर प्रोवाइड करने का क्या मतलब होता है? वो मतलब यही था, ये सोच रहे थे कि अगर ऐसा नहीं होगा तो ऐसी सारी चीजें भी हो सकती है। हम तो जा ही रहे हैं साइड में, जो है अगल बगल के लोग भी जा सकते हैं, वो भी वहां जा सकते हैं, खुली छूट है, जाके वो भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ऐसा वो करने लगे तो हम उनपे क्या प्रोविजन, उनपे क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। सो 1601 में कैप्टन लेंसेस्टर के नाम पे एक और चार्टर क्वीन ने प्रोवाइड किया और इस चार्टर के तहत पनिशमेंट्स के प्रोविजंस थे। और ऐसे पनिशमेंट जो कि हाई सीज पे हो, यानी कि लैंड पे ना हो के समुद्र मतलब यात्रा के वॉयज के दौरान ही अगर मान लीजिए कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो जाता है तो वहां पे क्या क्या पनिशमेंट होगी, वहां पे क्या तरीके से उन सारे क्रिमिनल्स को डील किया जाएगा। तो ये सारे जो है प्रोविजन 1601 के चार्टर पे था। यानी कि चार्टर ऑफ 1601 का जो मेन मोटिव था वो था पनिशिंग पर्सन्स हु वर कमिटिंग सीरियस ऑफेंसेस इन द हाई सीज। लेकिन जो ये इलीगल बिजनेस था किस हद तक कंट्रोल कर लेते, तो पॉसिबल था ना। उस समय ज्यादा ऐसी टेक्नोलॉजीज वगैरह भी नहीं थी, ऐसे कोई इक्विपमेंट्स वगैरह भी नहीं थे। तो ये जो है ऑफेंस मतलब ये जो सिलसिला चलता रहा इलीगल ट्रेड का और 1615 तक ये चलता रहा। 1615 में जो जेम्स फर्स्ट रूलर बने, इंग्लैंड के जो राजा बने एलिजाबेथ की डेथ के बाद, एलिजाबेथ की डेथ हुई थी 1603 में। यहाँ पे जो है किंग जेम्स जो थे, इन्होंने एक और चार्टर दिया 1615 में, यानी कि तीसरा चार्टर है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और जिससे काफी हद तक जो है पुरानी चीजें जो अभी तक चार्टर ऑफ 1600 से नहीं हो पाई, चार्टर ऑफ 1601 से नहीं हो पाई, तो वो चीज जो है 1615 में जेम्स फर्स्ट ने लागू करने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की। यानी कि हम कहेंगे कि जेम्स फर्स्ट ने जो है इलीगल बिजनेस पे कंट्रोल करने की पूरी तमाम कोशिशें की और जो भी ऑब्जेक्टिव था चार्टर ऑफ 1600 का उसको फुलफिल करने की कोशिश की। तो ये यहाँ तक थी आज की ये वीडियो। आई होप कि आप लोग को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे जल्दी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे कि इंग्लैंड जो है सबसे फर्स्ट जो इनके सेटलमेंट सूरत पे कैसे आए, क्या इनका यहाँ पे जुडिशियल पावर्स थी, तो ये सारी तमाम चीजें देख लेंगे। और फिर सूरत के बाद मद्रास के बाद बॉम्बे बंगाल, तो ये सारी चीजें देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो पे, स्टे ट्यून्ड गाइस, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।